आज हम क्लास 7th का जो बुक है ना, भूगोल, उसमें हम पर्यावरण देखेंगे। ठीक है, उसमें हम पर्यावरण देखेंगे। इससे पहले मैंने क्लास का 6 क्लास का ज्योग्राफी करा दिया है। अब क्लास 7 का ये आज का टॉपिक है, आज का किताब है और आज का चैप्टर है पर्यावरण। ठीक है, तो एकदम समझने के स्तर पर हम लोग काम करेंगे। जो क्लास 7th में दिया हुआ है, जो बच्चा क्लास 7th के लेवल से पढ़ता है, उसी लेवल से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पर्यावरण इन्हें जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है हम कंपटीशन के दृष्टिकोण से बता रहे हैं आपको। चिंकू मिंकू कहानी दिया हुआ है, ये आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम सीधे बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक, तो घटक देखिए 1, 2 और 3। अब तीनों का अपना एक सब ब्रांच है ना, उपशाखा है, जैसे कि अंग उसका, जैसे मानव निर्मित मकान भी होता है, इमारत भी होता है, सड़क भी होता है ना, उद्योग भी है, ये स्मारक, जो आस पड़ोस जितना भी है वो पर्यावरण कहलाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के घटक, तो घटक में मानव निर्मित है, तो क्या हमारा कुल आस पड़ोस में नहीं आता है? आता है, इमारत भी आता है ना, सड़क भी आएगा, उद्योग भी आएगा ना जी। इन द सेम वे मानव में क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग जो है ना, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, है ना, धर्म, शिक्षक, अर्थ, राजनीतिक, है ना, ये सब क्या है, मानव में नहीं आता है। और फिर हम लोग देखेंगे प्राकृतिक रूप से अगर देखेंगे तो प्राकृतिक में क्या, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव जैवमंडल, ये सब के सब क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, एक होता है जीवीय, एक होता है अजीवीय, है ना। ये सब देखिए, विभिन्न निर्जीव पदार्थ का संसार, जिसको बोलते हैं अजीवीय। जीवीय क्या हो जाएगा, जिसमें पादप हो और जंतु हो। सजीव प्राणी का संसार जीवीय कहलाता है। पर्यावरण में ही है ना जी, कि पर्यावरण से बाहर है, जीवीय हो या अजीवीय हो, दोनों पर्यावरण का ही अंग है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु, है ना, किसी भी जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान, वस्तु, प्रकृति को क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों का मिश्रण है, दोनों क्या सम्मिलित रूप है ना, मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों, क्योंकि पर्यावरण का ही ना घटक है, तो उस दृष्टिकोण से दोनों को मिलाकर पर्यावरण बनता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और कौन, अजीवीय, दोनों परिस्थितियों में शामिल है। ठीक है, अब जो देखेंगे हम, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परंपराओं, क्रियाओं, उनकी गतिविधियों द्वारा बनाई गई संरचना को हम लोग रखते हैं। सड़क है, तो सड़क जो है, सड़क हो गया, है ना, भवन हो गया, ये मानव द्वारा बनाया गया है ना। देखिए, पर्यावरण जो है, पर्यावरण का मीनिंग अंग्रेजी में होता है एनवायरमेंट। अब इस शब्द की उत्पत्ति कहां से होता है, फ्रेंच शब्द से होता है, जिसका अर्थ होता है एनवायरनेर होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी, आस पड़ोस, है ना, पर्यावरण का मतलब ही होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या हो जाएगा, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, है ना, एवं जीव जंतु को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आपस में, है ना, पहले से ही परिचित होंगे। ठीक है,
आइए हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है पृथ्वी की सबसे कठोर, है ना, कठोर प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। यह जो है चट्टान और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, जिस पर पहाड़, पठार, मैदान, है ना, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृति वाली विषम, है ना, धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की भी सतह पर पाई जाती है। बस समझ में आ रहा है, ये स्थल मंडल की बात कह रहा है। तो स्थल मंडल पे ही ना आपको खनिज मिलेगा, चट्टान मिलेगा, है ना। अब पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम बोलते हैं जो कठोर होता है, स्थल मंडल। समझ में आ रहा है। फिर देखेंगे स्थल मंडल वह क्षेत्र है जिसमें हम वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, है ना, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा को भी एक क्या करता है, स्रोत के रूप में है। ठीक है। फिर आप देखेंगे, देखिए यही ना है, मान के चलिए पूरा पृथ्वी है ना जी, तो जल मंडल देखिए कितना बड़ा है, फिर स्थल मंडल देखिए, और फिर वायुमंडल देखिए, अभी है आपको जैव मंडल। ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ, जैसे जल मंडल। जल के बड़े रूप में या बड़े विभाग में जो विस्तृत होता है, या है ना, उसको जल मंडल कहते हैं। ठीक है। जैसे इसका स्रोत क्या है, नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनने वाला, है ना, जल मंडल कहलाता है। ठीक है। जल मंडल। स्थल मंडल तो पहले समझ गए है ना। अगर इन्वायरमेंट को समझना है तो जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल को समझिए इसको, तब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़िएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और क्लास 7th के इस बुक में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया दिया हुआ है, जो एक बेसिक बच्चा को ज्ञान चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद आप हायर में पढ़ेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको, है ना। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु वाली पतली परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या कर रखा है, थामे रखा है। यह सूर्य की, है ना, झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है कि नहीं करता है। इसमें क्या होता है, कई प्रकार का गैस समझ में रहा है। किसमें, वायुमंडल में कई प्रकार के गैस मिलेंगे आपको। मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू वायुमंडल। ठीक है। जैसे गैस हो गया, धूल कण हो गया, जलवाष्प हो गया आदि उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन मौसम और जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे मौसम क्या है, मौसम जो है वो दैनिक रूटीन है ना, जबकि जलवायु दीर्घकालिक परिवर्तन है। मौसम 1 दिन 2 दिन 4 दिन का होता है, लेकिन जलवायु जो होता है ना, जलवायु परिवर्तन जो होता है वो दीर्घकालीन परिवर्तन है, 30 साल से ऊपर। ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। पादप और जीव जंतु को मिलकर क्या बनाता है, जैव मंडल, है ना। सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का क्या है, एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। यानी जैव मंडल पे क्या होगा, स्थल भी होगा, वायु भी होगा और जल भी होगा, तभी ना जीवन संभव है। अगर सिर्फ जल रहेगा जीवन संभव है, नहीं है। सभी का मिक्सचर होना चाहिए, तभी ना जीवन संभव है। अब देखिए परितंत्र क्या है, तो पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र, है ना, पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के साथ
पारंपरिक क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है। उसको हम पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, पारितंत्र बोलते हैं। फिर आप देखेंगे चुन्नू मुन्नू कहने दिया हुआ है ना। फिर आप इधर देखिए, है ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि देखिए आप इस बात से अवगत है कि प्रत्येक 5 जून को क्या मनाते हैं, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यानी पर्यावरण के प्रति एक जनमानस में जागरूकता फैलाना है। आखिर हम इसे कि किसी को जागरूक कैसे करेंगे, उसको हर बार याद दिलाएंगे कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे जिंदगी में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो उसको लेकर हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व भर में, है ना, सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, है ना, बात समझ में रहा है। ठीक है, तो अगला देखेंगे, सभी पेड़ पौधा जीव जंतु मानव अपने आवास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। बात तो सही है ना। प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या है, पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले वन, है ना, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, है ना, महासागर एवं छोटे छोटे तालाब भी एक क्या है, पारितंत्र का हिस्सा हो सकता है ना। अब इन्हें चुन्नू मुन्नू कहने दिया हुआ है। एक इसकी वाला समझिए, मामला क्या है इसका, वस्तु विनिमय पद्धति ये क्या होता है। तो ये जो होता है कि यह वस्तुओं को अदला बदली, एक्सचेंज, है ना, अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, वो वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। यानी एक्सचेंज वाला जो सिस्टम होता है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। धन का इसमें प्रयोग नहीं होता है। तो कहने का मतलब देखिए कितना जो है बढ़िया शब्द में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, इसको समझिए। फिर इधर जो है पूरे पैराग्राफ में चुन्नू मुन्नू को पढ़ दिया हुआ है, कहने दिया हुआ है। अब देखेंगे हम लोग, देखिए पारितंत्र क्या है। ये जो है ना, अगर आपको कभी मेंस देना हो बीपीएससी का या यूपीएससी का, ठीक है, तो पढ़ने के उपरांत इसको जरूर लिखिए, क्योंकि आपके लिखन शैली इससे विकसित होगा। शुरुआती के दौर में जो फ्रेशर बच्चा होता है उसको हमेशा कहते हैं कि जरूर लिखा करो पढ़ने के उपरांत। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। ताल, बहुत बढ़िया। चलिए एक के बारे में मान दिए आप। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है, बताइए। हाँ, मानवीय, ये होना चाहिए स्थल। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण है, कौन होगा, मानव निर्मित। सड़क, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, कौन पर्यावरण के लिए खतरा है, पक्का मर दें, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप। फिर देखिए, अब इसको मैच करना है। जैव मंडल में कौन होगा, जैव मंडल में क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु पारंपरिक क्रिया करते हैं। नहीं बताए थे, जैव मंडल में जल, स्थल और वायु तीनों होगा जी, घबरा रहे हैं क्या। वायुमंडल में क्या होगा, वायुमंडल में क्या होना चाहिए, पृथ्वी को घेरने वाली क्या है,
वायु के चादर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायुमंडल। जलमंडल में क्या हो जाएगा, जलमंडल में क्या होगा, जलीय क्षेत्र हो जाएगा। सिंपल तो है, जलीय क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए पर्यावरण, पर्यावरण में क्या होगा, आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, आसपास के क्षेत्र। अब जो है ना, अब जो है हम लोग जो है अगला टॉपिक है पृथ्वी के, है ना, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर अगला टॉपिक है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। कहाँ पे जो है सबसे अधिक गर्म रहेगा, है ना, इसका इट मीन्स की अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ये जानते हैं ना कि हमारी पृथ्वी जो है एक ग्रह है। सूर्य की चारों ओर क्या करता है, ये परिक्रमा करती है। ठीक है, 8 को ग्रह है जिसमें एक पृथ्वी भी ग्रह है। ठीक है, गतिशील है, कर रहा है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर, है ना, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, इसी के बारे में जो है बात आपको करना है ना। एक पैराग्राफ में देखिए, समझ लीजिए कि पृथ्वी विश्व के सबसे गहरी खान दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी गहराई दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में कितना इंजीनियर, 6 इंजीनियर, है ना, इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, है ना। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र सतह से कितना 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, खोदा 6000 किलोमीटर तक ना खोदना होगा। ठीक है, ये तो विशेष फैक्ट दिया हुआ है। मेन हम लोग इस पर आ जाइए। ठीक है, मेन जो है आपका इधर है पृथ्वी के आंतरिक भाग। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी ऐसा है तो सबसे जो अंदर वाला है ना, ये क्या है, कोड है। जो बीच वाला भाग जो है ये मेंटल है, और जो सबसे ऊपर वाला है ये क्रस्ट यानी परपट्टी है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन, यहाँ पे कौन सा ज्यादा अधिक मिलेगा आपको मिनरल्स, यहाँ क्या मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा। ठीक है, यही आपको पढ़ना है इसमें, पृथ्वी के आंतरिक संरचना। ठीक है, देखिए एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर के क्या है, एक संकेंद्रित परत से बना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत है उसको क्या बोलते हैं, परपट्टी बोलते हैं, है ना, परपट्टी कहते हैं। यह जो है ना, सबसे पतली परत होता है। यह महाद्वीप सहित में कितना 35 किलोमीटर और समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है ना। महाद्वीपीय, है ना, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिज से बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीएल कहते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यानी सी से हो जाएगा सिलिका और ए से हो जाएगा एल्यूमिना। ठीक है, महासागर की परपट्टी, है ना, मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे यानी सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, और अगला जो है परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल है, आपको दिखाए थे ना,
देखिए ये जो है बीच में है ना यहाँ पे, तो परपट्टी के नीचे ना हुआ, अब इसके नीचे हो जाएगा कोड, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, परपट्टी के ठीक नीचे क्या है, मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि जिसकी त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर है। इसमें मुख्यतः निकेल और लोहा की बनी होती है, इसे निकेल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय कॉर्ड का ताप और दाब क्या होता है, यहाँ अधिक होता है, ठीक है। आप एक चीज और देखिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही किस पे, और 84% मेंटल एवं 15% क्या है, कोड है। और पृथ्वी का त्रिज्या कितना किलोमीटर में है, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए शैल और खनिज, ये तो हम स्ट्रक्चर देखें, पृथ्वी के स्ट्रक्चर देखें हम लोग। सबसे ऊपर परपट्टी, इसके बाद मेंटल, इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड, है ना, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सेल और खनिज, है ना। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी के परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन का हो सकता है। ये सेल जो है इसका कलर कई प्रकार का हो सकता है, आकार में कई रूप का हो सकता है, इसमें विभिन्न कंपोजिशन का, है ना, भाग होता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार का होता है ना। एक अग्नय सेल, और दूसरा है अवसादी यानी सेडिमेंट्री सेल, और तीसरा है कायांतरित सेल यानी मेटामॉर्फोसिस सेल, है ना, मेटामॉर्फिक सेल। तो जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 गो सेल पाया जाता है, सेल। पहला जो है अग्नय, अवसादी, तीसरा कायांतरित, ठीक है। अब ये तीनों कैसे बनेगा इसमें देखेंगे। याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, जिसमें पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। इसको 3 रूपों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं। पहला था ऊपर में कौन, परपट्टी, दूसरा मेंटल, उसका नीचे, और फिर रोड। अब जो है सेल और खनिज पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो सेल के 3 रूप में है, कौन कौन, अग्नय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। अब देखिए, अब तीनों के बारे में पढ़िए। कह रहा है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाती है, तो इस प्रकार के बने सेल को क्या बोलते हैं, अग्नय सेल। मैग्मा जो निकलती है ना लावा के रूप में, जब वही ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो वो आग्नेय सेल कहलाती है, ठीक है। इसको हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं, है ना। और ये जनरली 2 प्रकार का होता है, ये जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतर्वेदी, और दूसरा होता है बहिर्वेदी, है ना। अब देखिए, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा, ध्यान रखिएगा, लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लावा क्या होता है, आग की तरह, है ना, आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कह रहा है वास्तव में जो आग होता है ना, आग की तरह जो तरल लावा होता है वही मैग्मा का रूप है ना। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आती है या आता है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पे आता है ना।
जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी अग्नि चट्टान कहते हैं। वह बहिर्भेदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा के रूप में निकल रहा है, मैग्मा के रूप में बाहर निकल रहा है, और जब सतह पे आ रहा है क्योंकि गर्म है, और जब गर्म ठंडा हो जा रहा है तो ये ठोस बन जा रहा है। ठीक है, तो ये बहिर्भेदी अग्नि चट्टान कहलाता है। बस समझ में आ रहा है जी, है ना? इसकी संरचना बहुत ही क्या है? महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, उदाहरण में क्या कह रहा है? बेसाल्ट कहां पे है भाई? तो ये जो है दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने क्या बोलते हैं? बने ठोस सेल को क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लावा बाहर न निकल करके पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को या उस घटना को क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी अग्नि चट्टान कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने के रूप में ले लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऐसे सतालों का एग्जाम्पल है ना? ग्रेनाइट जो है किसका एग्जाम्पल हो गया जी? है हाँ, ग्रेनाइट जो है, हाँ। और बेसाल्ट किसका हो जाएगा? बहिर्भेदी अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे, है ना, लोई या मसालों तथा दाने का चूर्ण बनाने के लिए जिन क्या होता है? अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट से बने होते हैं, है ना? अब अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है आप देखिए, जैसे है ना इग्नियस। इग्नियस जो है शब्द की उत्पत्ति इग्नस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री, जिसका लैटिन शब्द क्या है? सेडिमेंट यानी स्थिर, है ना? और मेटामॉर्फिक, जिसका अर्थ क्या है? हटा मेटामॉर्फ, जिसका अर्थ रूप में परिवर्तन है। ध्यान किधर आपका है? अच्छा, जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? सैलों की परत में सैलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे, ठीक ना? कह रहा कि सेल, है ना, लुढ़ककर, चपटकर, हाँ, और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। अग्नि देख लिए थे ना? अग्नि कैसे दो प्रकार का होगा, है ना? अब किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? अवसाद पढ़ रहे हैं। तो अवसाद किसे बनेगा? तो सेल जो होता है वो लुढ़क कर, टकरा कर, है ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन कणों को हम अवसाद कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हवा, जल, है ना, हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचकर क्या कर जाता है? जमा कर दिया जाता है, और ऐसे अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल में परिवर्तन, सेल की परत बनाते हैं, है ना? और इस प्रकार की सेल को क्या बोलते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनते हैं। इन सेलों में पौधा, जानवर, है ना, सूक्ष्म जीव, है ना, जो इन सेलों पर रहते हैं, वो क्या कहलाता है? जीवाश्म भी हो सकता है। यानी अवसाद, अवसादी सेल में जीवाश्म भी पाया जाता है। अब देखिए अगला जो है अग्नय। अग्नय और अवसादी सेल कह रहा है कि उच्च ताप और दाब के कारण
है ना, उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कायांतरित सेल या मेटामॉर्फिक सेल बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है? तो सेल और खनिज जो पृथ्वी पर पाई जाती है, सेल मुख्यतः 3 रूप में पाई जाती है, अग्नय, अवसादी और कायांतरित। लग रहा है कि आपका जो है ऊर्जा जो है बरकरार नहीं है ना। सेल हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है ना। कठोर सेल का प्रयोग किसमें, सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का प्रयोग कई है ना खेलों में भी करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, 7 पत्थर है ना, और कौन सा है, चिबड़ी या अष्टुप या निकट है ना, किटकिट है ना, आदि से आप जानते हैं। दिया है चिंकू मिंको कहानी दिया है, तो चिंकू मिंको आप लोग देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैंने आपसे बोल दिया है। अब देखिए यहाँ जो है एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखा रहा हूं मैं। इधर देखिए, कह रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार का सेल चक्रीय है ना तारीख से क्या होता है, एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। और इस सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेल चक्र कहते हैं। माने एक से दूसरे में परिवर्तन होना, अभी घूमते रहेगा तो सेल चक्र कहलाया। ठीक है, फिर आप देखेंगे, आप इस बात को जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नय सेल बन जाता है। सही बात न है, जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से सतह पे जाएगा तो जम के क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, है ना। ठीक है, कह रहा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस है ना अग्नय सेल बन जाता है। और अग्नय सेल छोटे छोटे टुकड़े है ना में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं, तो क्या बोलता है ये, अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप और दाब के कारण ये अग्नय और अवसादी सेल जो है कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या, कायांतरित सेल पुनः जो है पिघलकर द्रवित मैग्मा हो जाता है। तो द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर एक ठोस अग्नि चट्टान में परिवर्तन हो जाता है। यानी क्या है, परिवर्तन होते रहता है। हाँ, वही बात है। देखिए इस चक्र को समझिए क्या कह रहा है, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, अन्य बुक आपको इतना बढ़िया से नहीं समझा पाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको जरूर पढ़िए। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बहुत सारा बुक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बुक में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है एकदम सिंपल और सरल किया हुआ है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है मामला क्या है। ऐसे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते रहती है, टिक 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 घूमते रहती है ना जी। अब जो है उससे प्रकार समझिए। सपोज मान के चलिए, इसको हम लोग रिकैप करते हैं। ठीक है, जैसे ये मैग्मा है, समझिए मैग्मा है, तो मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एकदम गर्म लावा के जैसे निकल रहा है। ठीक है, जब ये ठंडा होकर क्या होता है, अग्नय बनाएगा। ठीक है, और ये अग्नय सेल क्या होगा, टूटेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो कैसा बनेगा, अवसादी सेल बनाएगा। और अवसादी सेल अग्नय और अवसादी दोनों में जब ताप और दाब के कारण जब परिवर्तन होता है तो वो कायांतरित सेल बनता है। और कायांतरित सेल ताप और दाब के कारण जब पिघल जाएगा तो क्या बनेगा, ये पुनः मैग्मा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, पक्का। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत है ना बाबू, पक्का ने, है ना। अब देखो, सेल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं, बात सही है ना।
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसकी भौतिक गुणधर्म एक निश्चित रासायनिक है ना मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण है ना हो। इसका उपयोग ईंधन के जैसे कोयला हो गया है ना, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनका उपयोग कहाँ करते हैं हम? उद्योग में, औषधि में, उर्वरक में, है ना, आदि आदि। अब देखो अब क्या करना है, ये आपको अपने भाषा में इसको लिख लेना है और लिख के लाके दिखाना है, ठीक है? क्या समझे? अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखिए द्रवित है ना, द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? पक्का? कोई डाउट? मार दें? मार दिया। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? पक्का? मार दें? चलिए मार देते हैं। और अगला जो है सोना, पेट्रोल, कोयला, किसका एग्जाम्पल है? सेल का एग्जाम्पल है? नहीं, खनिज का है। मिनरल्स में आता है ना, मिनरल्स में ही ना सोना, पेट्रोल और कोयला आएगा। अच्छा, और सेल जिसमें जीवाश्म होता है किसमें होगा? जीवाश्म किसने पढ़े थे? और सादे में पढ़े थे। तो रिकैप हो रहा है बढ़िया से? हैं? पृथ्वी के सबसे पतली परत को क्या बोलते हैं? वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। और देखेंगे जैसे कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहती हैं, है ना। प्लेट जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग, ठीक है, हाँ, कुछ जो है प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, है ना। और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, है ना, मैग्मा में होने वाला गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए जो मैग्मा होता है ना, उसके कारण ये गति होता है ना। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक क्या है? वृत्तीय रूप में घूमते रहती है, जैसी क्रियाकलाप में दिखाया गया है, ये जो है ना इसमें दिखाया गया है। अच्छा, अब देखिए यहां जो है प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल, यानी इंडोजेनिक फोर्स। पृथ्वी के क्या कहता है कि पृथ्वी के अंदर भाग में जो घटित होगा उसको अंतर्जनित बल कहते हैं, ठीक है। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? बहिर्जनित बल, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। अब देखिए अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति के कारण उत्पन्न होता है, जो कभी धीमी गति की होती है। अब भूकंप हो जो ज्वालामुखी होता है ना, वो आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक, है ना, क्या हो जाती है? हानि, है ना, अत्यधिक हानि, है ना। अब देखिए, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? कि पृथ्वी की गति दो हम बोले, कौन कौन बोले? अंतर्जनित बल और, तो अंतर्जनित बल में क्या होगा? आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल में पर्वत, है ना, निर्माणकारी बल,
पटल विरूपण बल में होगा, है ना, पर्वत। और आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये आकस्मिक बल है ना, ये आकस्मिक बल है। जैसे ही हम बहिर्गणित बल पे आएंगे तो अपर्दन और निक्षेपण, जिसमें नदी, है ना, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये आपको बहिर्गणित बल में आ जाएगा। ये सब क्या कर रहा है, पृथ्वी को धीमी गति से आगे 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 पीछे है ना, ठीक है, क्योंकि मैग्मा का मेन खेल है ना, है ना। अब आ जाइए इधर देखिए, ज्वालामुखी का है, ज्वालामुखी भू प्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। बात सही ना है जी, हैं? गड़बड़ है। अगला देखिए, इस प्रकार स्थलीय प्लेट गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होगा, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, गति करता है। और इस कंपन को क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे हम, ठीक है। अब भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा भी है, ठीक है। और उद्गम केंद्र के क्या कहते हैं, भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र और उद्भव केंद्र दोनों में अंतर होता है, देख लीजिएगा, माइनर अंतर है। अधिकेंद्र में अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है और अधिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उद्गम केंद्र कह रहे वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा के उद्गम का केंद्र कहलाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तीन भूकंपीय तरंग जो है ना, तीन प्रकार का होता है, पी तरंग और एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग जो है अनुदैर्घ्य होगा और एस जो है अनुप्रस्थ होगा और एल जो है ना, पृष्ठीय तरंग होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा बाबू, है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव है? लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं, ठीक है। भूकंप के अगर जानकारी हमको मिल जाए कि भूकंप आने वाली है, ठीक है, तो हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन अचानक अगर आ जाए तो बहुत क्षति पहुंचाती है, ठीक है। तो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावनाओं को क्या अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों का उत्तेजना, सर्प का धरातल पर आना, ये सब भूकंप का संकेत है। जो समुद्र में जो मछली होता है अगर वो हलचल कर रहा है, इधर उधर आ रहा है, तो समझिए कि भूकंप का संकेत दे रहा है। अगर सांप बाहरी निकल रहा है तो वो भूकंप का संकेत है, समझ में आ रहा है ना। जानवरों का व्यवहार अगर सामान्य से असामान्य हो जाए तो वो संकेत है भूकंप का ही, समझ में आ रहा है जी बाबू। देखो भूकंप जो भुज में आया था, याद है, 26 जनवरी 2001 को आया था, ठीक है। ये चिन्नू मुन्नू कहानी है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और इधर देखो, ये थोड़ा इसको देखो, कह रहा है भूकंप के मापन एक यंत्र से किया जाता है, सही बात ना है जी। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी हिंदी में लिखा हुआ है भूकंप लेखी। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होता है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वो वस्तु के
गिरने से क्षति पहुंचाती है। जिस भूकंप की तीव्रता कितना 6.0 अथवा उससे अधिक होता है तो यह सबसे शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा सबसे अधिक होता है वह सर्वाधिक समझा जाता है। बात समझ में आ रहा है जी। अब देखो भूकंप से बचने की तैयारी है ना, अगर भूकंप से बचने की तैयारी करना हो तो इसको देखना कहां पे आपको रहना चाहिए। सुरक्षित स्थान कौन सा है? रसोई के कहा जी? काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के कहां पे? कोने में, इमारत से दूर रहें, इमारत से दूर रहें, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दूर रहना है ना। आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास टूट सकने वाले कौन सा? खिड़कियां और दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तैयारी क्या होना चाहिए? आप अपने दोस्तों और परिवारों को बीच में जागरूकता फैलाइए। चुन्नू मुन्नू की कहानी दिया है लेकिन एक सामान्य जानकारी है, वो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी को पता चलेगा। सही बात ना है, इसलिए पहले आप जानिए। देखो अपक्षय और अपर्दन नामक दो क्या है? प्रकर्मों द्वारा है ना दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी के सतह पर शैल के टूटने से आशय है ना, शैल टूटने से देखो अपक्षय की क्रिया होती है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से कौन सा होता है? अपक्षय की क्रिया होती है। अब भूदृश्य है ना, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या बोलते हैं? अपर्दन कहते हैं। बस समझ में आ रहा है? ये दोनों शब्द आपको बहुत गहराई से समझना होगा। ठीक है, अपर्दन और अपक्षय। देखिए वायु, जल आदि है ना अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है? वो निक्षेपित हो जाता है ना। अपर्दन और निक्षेपन कि ये है ना पराक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। बस सही नहीं है जी, अपर्दन और निक्षेपन। अब देखो नदियों का कार्य क्या होता है, देखो हल्का सा ये फैक्ट दिया हुआ है, इसको देखो। विश्व में है ना हजारों छोटे छोटे जल प्रपात है ना। सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के कहां पे? वेनेजुएला का एंजल जल प्रपात है, सबसे ऊंचा। दक्षिण कहां है? अमेरिका में है। ये वेनेजुएला का एक देश है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का एक देश है ना। और अन्य जलप्रपात अन्य में देखो अमेरिका में कनाडा, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमा पे है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, फिर अब देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है। समझ में रहा है? हवा में उड़ रहा है जी है? देखो नदी का काम क्या है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या गढ़े वाले ढाल के घाटे में गिरती है तो यह क्या कहलाता है? जल प्रपात कहलाता है या बनाती है। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? ये मुड़दार पर्वत पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये सब शब्द आपको 9, 10 में, 11, 12 में इतना बढ़िया से नहीं समझाएगा है ना। अपर्दन हो, निक्षेपण हो, विसर्प हो, है ना, सब ज्योग्राफी का शब्द है जो बहुत अच्छा से समझाया हुआ है ना। इसके बाद
विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है ना। विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाती हैं और समय के साथ विसर्प क्या हो जाता है, लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप निकटवर्तीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कारण क्या होता है, तटों के निकटवर्तीय क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। ऐसे मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं, है ना, पढ़े थे ना अवसाद, है ना, जिससे समतल उपजाऊ, है ना, बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उथित तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तट पर पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में कहा जाता है, विभाजित हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, वितारिका बोला जाता है। विपर्श और वितारिका दो ध्यान रखिएगा। और अपरदन और निक्षेपण समझ में आ रहा है ना। यहां नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसादों को क्या बोलते हैं, संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक है। देखिए तटीय है ना, मेहराब है, समुद्री गुफा है, दिख रहा है, ये मेहराब है, ठीक है। अब देखो समुद्री तरंगों का क्या कार्य होता है, इसे बहुत ज्योग्राफी का कोर है एकदम। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसको बहुत बढ़िया समझिए, तभी ज्योग्राफी समझ में भी आएगा, ना तो ऊपरे निकलेगा, खाली रीडिंग दीजिएगा, ठीक है। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण, अब अपरदन और निक्षेपण शब्द पहले बता दिए हैं, है ना। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाती हैं, तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे क्या होता है, दरार विकसित होती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये क्या होता है, बड़ी चौड़ी हो जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, समुद्र गुफा। देखिए समुद्र गुफा, है ना, कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर केवल छत ही बचता है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। देखिए दिख रहा है, ये तटीय मेहराब बना हुआ है। लगातार अपरदन, है ना, छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, अस्टेक कहते हैं। देखिए शब्द कैसा कैसा मिल रहा है आपको, अस्टेक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए उच्चे शैल तटों पर क्या होता है, समुद्र भीर्गो, है ना, कहते हैं। समुद्री तरंग किनारे पर, है ना, अवसाद जमा कर समुद्री क्या करता है, पुलिन का निर्माण करता है। अगला जो पॉइंट है वो हिमनद के कार्य देखना है आपको। अच्छा, हिमनद यानी क्या होता है, हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे को क्या करता है, हिमनद अपने नीचे को की कठोर चट्टान से क्या करता है, गुलास्मी मिट्टी तथा पत्थरों को क्या करता है, अपरदित कर देती है। और गुलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से क्या होता है, भूदृश्य का अपरदन कराती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद जो है गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में, है ना, क्या है, बर्फ पिघलने से इन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील बनाती हैं। हिमनद के द्वारा
लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत, है ना, तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब देखिए पवन का कार्य देखिए, ठीक है, पवन का कार्य लास्ट है, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पवन क्या क्या कार्य है जी, ठीक है। अब देखिए रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। देखिए अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, विसर्प हो गया, वितरिका हो गया, स्ट्रोक हो गया, है ना, ये सब शब्द आपको समझना है बढ़िया से, ठीक है, पढ़ के भी समझना है ना। कह रहा है रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप क्या है, छत्रक के आकार के सेल देखते हैं जिन्हें हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, छत्रक सेल बोलते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग को की अपेक्षा निचली भाग आसानी से कट जाती है, इसलिए ऐसे सेल को क्या कहता है, इसलिए ऐसे सेल का आधार क्या होता है, संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ क्या लेके आता है, रेत को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। बस समझ में आ रहा है ना। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू का महीन एवं हल्के होती हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती हैं। जब ये बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस का निक्षेपण है। बात समझे, ये पवन का कार्य पढ़े आप क्लास 7th का इन्वायरमेंट बुक से, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, बोल देंगे सब पक्का। इनमें से कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, बताइए। हाँ, तो सेल का नहीं है। हिमनद का निक्षेपण, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, बताइए। क्या विशेषता है, क्या, हिमोड, हिमोड जो है इसकी विशेषता है। पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होता है, आकस्मिक घटी कैसे होगा, है पक्का। चलिए छत्रक सेल पाई जाती है, पक्का, गड़बड़ है, पक्का सही। और चाप झील कहाँ पाई जाती है, पक्का। चलिए, है ना। अब जो है हम लोग पाई जाती है चाप झील, आपको कहाँ मिलेगा, नदी घाटी। अब अगला देखिए क्या करना है आपको, देखिए, अच्छा देखिए, अब इसको बताना है हिमनद, हिमनद का संबंध किससे है, हिमनद का संबंध किससे है, हिमनद का संबंध बर्फ की नदी, बर्फ की नदी से हो जाएगा। और विसर्प का संबंध किससे हो जाएगा, नहीं, विसर्प का संबंध किससे हो जाएगा, नदी से हो जाएगा ना जी। और पुलिन का संबंध किससे हो जाएगा, समुद्री तट से हो जाएगा। अब बालू टिब्बा का संबंध किससे हो जाएगा, बालू टिब्बा नहीं पड़े थे, रेगिस्तान से हो जाएगा। और जल प्रपात का संबंध किससे हो जाएगा, कठोर शैल से हो जाएगा। अब भूकंप का संबंध किससे हो जाएगा, पृथ्वी का कंपन नहीं बोलिएगा, भूकंप पृथ्वी के कंपन से ही ना होता है ना। अब जो है ये जो है क्लास 7th का चौथा चैप्टर है,
जिसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार होना जी, है ना। देखो पहले हम लोग जो है डायरेक्ट इस बॉक्स को जानते हैं, है ना। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वायुमंडल में फैला कर पृथ्वी से क्या है, विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके अभाव में धरती पर इतना ठंडा हो जाता है कि इस पर इतना क्या है, रहना इस पर असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखाना एवं कार से धुएं वायुमंडल में इसकी स्तर बढ़ा देती है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या करता है, ये पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है, जिसे भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे, है ना, ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाता है। इस तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है और दीर्घ अवधि में इसके कारण क्या होता है, जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के इंपॉर्टेंस पर चर्चा किया गया है और जो है इसका महत्व के बारे में चर्चा किया गया है। तो पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब देखिए, है ना, हमारी पृथ्वी चारों ओर किससे घिरा हुआ है, हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल। हम जब पूछेंगे वही बताएगा। पृथ्वी पर सभी जीव क्या करते हैं, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहे हैं। ठीक है, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की विकिरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है, यदि, है ना, रक्षा करता है। तो वायुमंडल में जो गैस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास हम लोग 7 पढ़ रहे हैं, तो 7 के लेवल से बात करना है। एक 7 क्लास के बच्चा को कैसे समझाना है उस लेवल से काम करना है। ठीक है, अब देखो अगला जो टॉपिक है चिन्नू मुन्नू दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लेना बुक में, और वायुमंडल के संगठन। ठीक है, तो आपको पता है कि वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन और गैस जैसे 2 गैस जो महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा मात्रा में ही पाया जाता है, जबकि अन्य जो मात्रा है, जैसे कि देखो इसे जो समझो कि वायुमंडल है तो सबसे अधिक भाग में विस्तार किसका है, नाइट्रोजन का है। सीधे परसेंटेज ही पूछता है कि कितना प्रतिशत है, इसको ऑन फिगर ध्यान रखना होगा आपको, कितना 78%। क्या नहीं बोल रहे हैं आप जी। और ऑक्सीजन और अन्य जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, अन्य सभी 0.04% अन्य गैस में हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, एटलीस्ट ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाता है, कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होता है। ठीक है, बात सही नहीं है जी, हैं? नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाया जाता है, बात सही है। कितना परसेंट जी, 78%। कहाँ ध्यान आपका है ना। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ा में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को। कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ा में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधा को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन क्या है, होती है ना जी। अच्छा, वे सीधे वायु से, वे कह रहा है पौधा जो है सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेता है, लेकिन हम लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मृदा और कुछ पौधे की जड़ों में
रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देता है, जिससे पौधा इसका प्रयोग करता है। यानी पौधा जीवाणुओं के सहयोग से जीवाणु उस नाइट्रोजन के रूप का परिवर्तन कर देते हैं, तब जो है पौधा नाइट्रोजन लेता है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलता है और सेकंड गैस है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है ना जी, याद रहेगा ना, है ना। और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में जो है ऑक्सीजन प्राप्त करता है। क्या बोलता है तुम जी, क्या बोलता है? नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक कौन चीज है? तो क्या बोलता है? वही बोलता है। ठीक है। हरे पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य है ना बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होता है? इसका संतुलन बिगड़ जाता है। बात सही न है? चलो बहुत बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है। कह रहा है कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस लेते हैं और मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़ने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रयोग की जाने वाले बराबर होता है, जिससे क्या होता है? संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधन के जलने से बिगड़ जाता है, क्योंकि कोयला और जो तेल है ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करता है। जितना उत्सर्जन करता है उतना हम कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है। वे वायुमंडल है ना में प्रतिशत कहता है, वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के क्या करता है? मौसम और जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। अब सुनो, अब इन्हें दिया है चोंगो मन्नो का कहानी दिया हुआ है। यहां देखो वायु दाब, देखो ये दाब को समझना जरूरी है। समझ रहे बाबू? सभी लोग एक्टिव मोड पे हो ना जी? है वायु दाब देखो। आपको जानना है कि आप वायु है ना हमारे शरीर में, शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। यह प्रश्न कल मैं साइंस में चर्चा कर रहा था और ढंग से बैठो तुम। ठीक है। और ये तुम जो है इसका आंसर सही दिया था, उसका जिक्र देखो कैसे किया है इसने। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। कल जो हम लोग कर रहे थे साइंस का ही था ना जी सेंटेंस, देख रहे हो ना प्रश्न कहां से आता है? यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशा में है ना, सभी दिशा से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है। हम तुम लोगों से पूछे थे, जिसको आंसर पता है वो कारण सहित बताओ, जो तुम बताया था हमको। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, पृथ्वी की सतह पर वायु का है ना, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर है ना जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायु दाब क्या होता है? सर्वाधिक अधिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और ऊंचाई पे जाने के साथ क्या होता है? घटता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इस पॉइंट को लोग ध्यान में रखिएगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु का होगा गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न जो है दाब क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब क्षेत्र क्या है? बादल युक्त आकार एवं नम मौसम के साथ होता है। आपने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाया था मैं, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर
बताए थे ना, पूरे पृथ्वी पर 7 गो बेल्ट बनता है, याद है जी। विषुवत रेखा पर कैसा बनेगा, हाई प्रेशर की लो प्रेशर, हाई बनेगा, सब हकोस गया है। और ध्रुव पर हाई। देखो वो लगता है कि यूपीएससी की विद्यार्थी है और एनसीईआरटी डिजर्व करता है, भले ही 3 दिन गैप करके आता है लेकिन आंसर सही देता है ना। आप मुस्कुराइए नहीं, आप भी ध्यान सुनिए, है ना। कम तापमान वाले क्षेत्र की, है ना, वायु क्या होती है, ठंडी होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, यह भारी होती है। भारी भारी वायु क्या होगा, है निमज्जित होकर उच्च दाब वाले क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण यहाँ क्या होता है, अगर आकाश साफ है मतलब वायु दाब। अच्छा आप देखो पवन, हम भी चर्चा किए थे कि वायु सदा जो है उच्च दाब से कहा जाता है, वायु हमेशा उच्च दाब से कहा जाएगा, है ना। वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर गमन करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर गमन करता है, ठीक है, वायु जो होता है। अब देखो पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं, है ना। इसको देख लेना, ये खास नहीं दिया हुआ है कोई चीज, ठीक है। पवन को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहां समझना है, वो कहानी के रूप में समझाया था इसलिए हम उतना वेटेज नहीं दिए। अब देखो यहाँ वेट देना है इसको 2 बढ़िया से, क्योंकि ये पूछता है और समझना है आपको। देखो 3 रूपों में, एक होता है स्थानीय पवन जो व्यापारिक पवन होता है, ठीक है। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनों क्या होता है, स्थानीय पवन है, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, ठीक है। जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो वर्ष भर जो है निश्चित दिशा में अपना गति तय करते हैं, ठीक है। और लोकल दूसरा मौसमी पवन, है ना, ये विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलते रहती हैं। जैसे भारत में जो मानसूनी पवन है ये क्या है, ऋतु के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे कि देखो स्थानीय जो पवन है ना, 3 प्रकार के पवन है, याद है बाबू, कौन कौन, ना 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 ना, अस्थाई पवन में हम प्रकार बताए थे, कुछ याद है? सब हकोस गया है ना, याद है जी। चलो बहुत बढ़िया बात है। स्थानीय पवन क्या होता है, वे पवन जो कि छोटे क्षेत्र में वर्षा और दिन के, है ना, किसी विशेष समय के अनुसार चलती हैं, जैसे कि समुद्री समीर हो गया, है ना, गर्मी ठंडा लू, ये सब क्या है, स्थानीय पवन है। हम आप लोगों को पछुआ पवन नहीं बताए थे, है ना। तो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन नहीं बताए थे पवन में जी, अस्थायी पवन में आता है ये। देखो ये जो दिया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ बताना है कि हाई प्रेशर बेड बन रहा है, तो यहाँ भी हाई प्रेशर बनेगा। अब यहाँ क्यों बनेगा ये थोड़ा जाना पड़ेगा डिटेल में, जो हम जाएंगे नहीं, है ना। हम समझाए हैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, समझा है ना जी, तो मोटा मोटी आप जान लो। देखो यहाँ अगर यहाँ जो है उच्च दाब बनेगा तो अगला कौन बनेगा, निम्न बनेगा। अब यही पता है कि तुमको यहाँ पे जो है निम्न वायु दाब बनता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है ना जी। तो 3 जगह तो तुम्हारा ऐसे निकल गया हाई प्रेशर, 1 2, है ना, अब 3 निकला ना जी। अब निकाल लो कहाँ बनेगा लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब चक्रवात जो है आया था, कब आया था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर, है ना, उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी से, है ना, उठने वाला चक्रवात खतरनाक
कब की घटना, कब हुआ था ये? 5 जिला में वो भयंकर चक्रवात आया था। ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है पैराग्राफ बना के, इसको देख लेना, है ना। और फिर जो है इस टॉपिक को देखो, आर्द्रता को देखो, ये पॉइंट आपको समझना है, इसका हर एक बिंदु जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से क्या होता है, वाष्पित होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा, है ना, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होता है तो जलवाष्प, है ना, धारण करने की क्षमता क्या होता है, बढ़ती जाती है, और उसी प्रकार, है ना, यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिनों में, है ना, कपड़ा सुखाने में काफी समय लगता है। बात सही नहीं है जी? हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम क्या कहते हैं, असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। देखो तुम लोग क्या कर रहा है पीछे जी, है? जब जलवाष्प उठता है वह जा रहा है, तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो क्या होता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर क्या मिलता है, जल के बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक क्या है, समूह होता है। जब जल के ये बूंदे इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये क्या होता है, वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ता है। इसके इंजन से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक क्या होता है, पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। और वर्षा क्यों हो रहा है देख रहे हो ना, पूछेंगे। ठीक है, ज्यादातर भैंस, है ना, ज्यादातर भौजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, और पौधे जल संरक्षण में रद्द करते हैं। जब पहाड़ी, है ना, जब क्या होता है, पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल क्या होता है, अनावृत पहाड़ी से नीचे बहती है, और निचले इलाके में क्या होता है, बाढ़ के कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्ष, है ना, 3 प्रकार के होता है। एक संवहनीय वर्षा होता है, पर्वतीय वर्षा होता है, और अब देखिए वर्षण का प्रकार देखिए, है ना, प्रकार नहीं दिया इसमें। पौधा और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है ना जी, है? इससे क्या होता है, धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो जाए तो जल स्तर की कमी हो जाती है और सूखा हो जाता है ना। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि तुम लोग कितना सही आंसर बता पाओगे। रुक जाओ, इसे तो लिख के आना है, जितवाओ ये सवादुनों को। ठीक है, अब देखो
यहां देखो, अब बताना है तुम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से आपको बताता है? बताओ जी। ओजोन बताता है, पक्का। चलो अगला बता दो, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। बहुत बढ़िया। तो बताना जी, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सा बादल विहीन है? बताओ। नहीं पढ़ के आया है? समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? वायुदाब। क्या होता है? क्या होता है? जब वृष्ण तरल पृथ्वी में ऊपर आ जाता है तो क्या कहते हैं हम? चौथा नंबर पे बताओ। वर्षा। चलो वर्षा कहाँ का मार दिया मैं। अब यहां बताना है, पहले बताओ व्यापारिक पवन अस्थाई पवन। एकदम सही बोला है, व्यापारिक पवन अस्थाई पवन है। सही ना जी? और रुक जाओ, लू बताओ, लू क्या बताएगा जी? बहुत बढ़िया। चलो मानसून बताओ। क्या है? मौसमी पवन। बहुत बढ़िया। अब पवन बताओ जी, पवन क्या है? सही बात है, पवन की